अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इकोलॉजी के या इकोसिस्टम के अंदर अबायोटिक फैक्टर्स की। इकोसिस्टम के जितने भी सारे अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उन अबायोटिक फैक्टर को अब हम डील करेंगे। इससे पहले कि जितने भी सारे लेक्चर्स गए उनके अंदर मैंने इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक फैक्टर्स, इकोसिस्टम, इकोलॉजी उन सबको करवा दिया। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर रिलेशंस कौन कौन से देखे जाते हैं, इंटरेक्शंस कौन कौन से देखे जाते हैं, वो हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। अबायोटिक फैक्टर की बात करें तो अबायोटिक फैक्टर को हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग, ऐसे चीज़ें या फिर ऐसे फैक्टर जो कि लिविंग नहीं होते, नॉन लिविंग होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? अबायोटिक फैक्टर बोलेंगे। अब अगर हम अबायोटिक फैक्टर्स का अगर क्लासिफिकेशन करें तो वैसे तो इसको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बेसिस पे किया जाता है, लेकिन हम ऑर्गेनिक जो फैक्टर्स होते हैं इसके उन ऑर्गेनिक फैक्टर्स की स्टडी नहीं करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको फिजिकल और केमिकल बेसिस पे डिवाइड करते हैं। अबायोटिक फैक्टर जो है इसको हमने क्या किया है, दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, कितने ग्रुप के अंदर? दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, या दो कैटेगरी हम बोल सकते हैं। एक आता है फिजिकल फैक्टर, दूसरा आता है केमिकल फैक्टर। दूसरा कौन सा आएगा? केमिकल फैक्टर। अगर हम फिजिकल फैक्टर की बात करें तो फिजिकल फैक्टर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? फिजिकल फैक्टर में इंक्लूड होता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर हम सब लोग जानते हैं। सेकेंड इसमें इंक्लूड होता है लाइट। टेम्परेचर को हिंदी में हम बोलेंगे तापमान, लाइट को हिंदी में बोलेंगे प्रकाश। उसके बाद में हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं फिजिकल के अंदर वाटर, जल। ह्यूमिडिटी फिजिकल फैक्टर के अंदर इंक्लूड होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। ठीक है, वातावरण में जो आर्द्रता पाई जाती है, जो नमी जो पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? ह्यूमिडिटी कहलाती है। सॉइल इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल के ऊपर ही ग्रो करते हैं। इसके अलावा हम फिजिकल के अंदर करंट एंड प्रेशर को भी इंक्लूड करते हैं। करंट एंड प्रेशर को भी हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं धारा एवं दबाव। धारा एवं दबाव। ठीक है, तो ये सारी चीजें टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, करंट एंड प्रेशर, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है फिजिकल फैक्टर के अंदर। अब अगर हम बात करें केमिकल फैक्टर के अंदर, तो केमिकल फैक्टर के अंदर हम इंक्लूड करते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस को। हमारे जो वातावरण के अंदर गैसेस पाई जाती है, कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है? एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस में कौन कौन सी गैसेस इंक्लूड होती हैं? ऑक्सीजन इंक्लूड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड होती है, नाइट्रोजन इंक्लूड होती है, सल्फर इंक्लूड होती है, हाइड्रोजन इंक्लूड होती है, और भी बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे ऑर्गन वगैरह होती है, ऑर्गन, नियॉन वगैरह। ये बहुत ही कम अमाउंट में हमें देखने को मिलती है, लेकिन मेन हमें ये गैसेस देखने को मिलती है, वातावरणीय गैसेस जिसको बोलते हैं। इसके बाद में हम केमिकल के अंदर इंक्लूड करते हैं पीएच। पीएच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक या बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। जैसे सॉइल होती है तो सॉइल की पीएच कैसी होनी चाहिए? सॉइल की पीएच ही डिपेंड करती है कि उसके ऊपर किस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। वाटर जो होता है तो वाटर की पीएच डिसाइड करती है कि उसके अंदर किस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, किस प्रकार के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं -H लॉगरिथम। ठीक है,
H मतलब हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का नेगेटिव लॉग जो होता है, ठीक है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का नेगेटिव लॉग जो होता है वो पीएच कहलाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर इंक्लूड होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो पोषक होते हैं, क्या होंगे, पोषक तत्व, ठीक है। पोषक तत्व जरूरी होते हैं, चाहे वो लिविंग के लिए हो, नॉन लिविंग के लिए। उनको एक अच्छे कंपाउंड के रूप में बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि हम सॉइल की ही बात करें तो सॉइल के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स होंगे, फॉस्फोरस होगा, नाइट्रोजन होगी, सल्फर होगा, पोटेशियम होगा, तो सॉइल क्या होगी, अच्छे से लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा सकेगी। अगर सॉइल के अंदर इन सब की अगर कमी होगी तो वो सॉइल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए कैपेबल नहीं होगी। उसको फिर हम बैरन सॉइल बोलेंगे, बैरन लैंड बोल सकते हैं, बंजर भूमि। तो न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी होता है। न्यूट्रिशन को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला आता मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा आता माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो को इनको हम बोलेंगे वृहत पोषक तत्व, बृहत पोषक तत्व, और इसको बोलेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। ये इसलिए इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि किसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। जैसे कुछ पोषक तत्व होंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, उनकी नॉन लिविंग फैक्टर्स को ज़रूरत ज़्यादा होती है, उसी से वो बेटर बनता है, तो उसके लिए उनको ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होने की वजह से उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला गया, और कम अमाउंट में ज़रूरत होने की वजह से उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला गया। तो ये तो हो गया अबायोटिक फैक्टर का क्लासिफिकेशन। अब हमें इसके अंदर ये सारे के सारे अबायोटिक फैक्टर्स पढ़ने हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, सबसे पहला जो अबायोटिक फैक्टर है वो है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की हम बात करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ही जरूरी अबायोटिक फैक्टर होता है। कैसे जरूरी होता है? जैसे कि हम नॉर्मली मॉडरेट टेम्परेचर में रहने वाले हैं। अगर हमें बोल दिया जाए, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं जैसे ये नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, तो अगर हमें बोल दिया जाए कि हमें जाकर के अंटार्कटिक या आर्कटिक के ऊपर रहना है, तो वहाँ पर क्या होगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का टेम्परेचर, अगर हम वहाँ की बात करते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज्यादा लो देखने को मिलता है। अब अगर किसी को कोई ऑर्गेनिज्म, सपोज स्पीशीज ए है, ये स्पीशीज रहने वाली है थार डेजर्ट में, ठीक है, कहाँ रहने वाली है? थार डेजर्ट के अंदर रहने वाली है। अगर हम इस थार डेजर्ट वाली स्पीशीज को अगर हम यहाँ पर अगर माइग्रेट करवाते हैं, क्या करवाएंगे? माइग्रेट करवाते हैं, तो थार डेजर्ट के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो हाई रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, टेम्परेचर कैसा रहता है? हाई। तो अगर हम इसको लो टेम्परेचर में यहाँ यहाँ माइग्रेट करवाएंगे, तो यहाँ पर ए जो होगा ये क्या करेगा, खुद को सर्वाइव नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज़्यादा लो है, खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है। नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है सर्वाइविंग के लिए, तो ये टेम्परेचर नॉर्मली, क्योंकि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें, तो नॉर्मली जो टेम्परेचर उनका 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब मोस्ट ऑफ दिस में हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म तो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम बोल सकते हैं या फिर मोस्ट ऑफ दी बोल सकते हैं। मैक्सिमम या
मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही कोल्ड एरिया में पाए जाने वाले होते हैं, कुछ बहुत ही हीट एरिया में, हॉट एरिया के अंदर पाए जाने वाले होते हैं, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, नॉट ऑल की बात कर रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली, ये टेम्परेचर सर्वाइविंग के लिए बेस्ट माना जाता है मोस्ट ऑफ द स्पीशीज के लिए। ठीक है, ये किसके लिए माना जाता है? सर्वाइविंग के लिए। स्पेशली जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके लिए तो 10 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। अब अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि इस वाले एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और कुछ जो होते हैं वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कुछ अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, हम किसकी बात करें? अगर कुछ बैक्टीरिया की अगर बात करें तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो 0 डिग्री पे भी रह सकते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो 70 डिग्री पर भी रह सकते हैं। तो ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसके बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे एनिमल को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। टेम्परेचर के बेस पे क्या किया गया? ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 2 कैटेगरी आती है? एक आती है यूरीथर्मल, यूरीथर्मल। दूसरी कैटेगरी आएगी स्टीनोथर्मल, स्टीनोथर्मल। 2 कैटेगरी आती हैं, पहली यूरीथर्मल, दूसरी स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल को हम हिंदी में बोलते पृथुतापी, पृथुतापी। क्या बोलेंगे? पृथुतापी। स्टीनोथर्मल को हम हिंदी में बोलेंगे तनुतापी, तनुतापी। यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। अब इनकी खास बात क्या होती है कि जो ये यूरीथर्मल जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्या कर सकता है? लॉन्ग टाइम तक किसी भी टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इनको कोई अगर सूटेबल अगर टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो ये क्या करेंगे? लॉन्ग टाइम तक भी उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम टेम्परेचर टॉलरेंट कैपेसिटी इनके अंदर पाई जाती है। इनको हम कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। लॉन्ग टाइम टॉलरेट कैपेसिटर भी इनको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूरीथर्मल क्या होते हैं? यूरीथर्मल ये लॉन्ग टाइम तक किसी भी टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब इनका टेम्परेचर जो है, ऐसा नहीं कि जल्दी से टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये भी अपना टेम्परेचर जल्दी से चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। दूसरे जो तनुतापी होते हैं, स्टीनोथर्मल जो होते हैं, ये शॉर्ट टाइम टेम्परेचर टॉलरेंट कैपेसिटर होते हैं। ये कैसे होते हैं? शॉर्ट टाइम, ये ज्यादा टाइम तक किसी अनएक्सपेक्टेड टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाता है। शॉर्ट टाइम टेम्परेचर टॉलरेंट कैपेसिटर। ठीक है, अब अगर इनके अंदर हम जनरली कुछ एग्जांपल देखें तो यूरीथर्मल के अंदर इंक्लूड होते हैं साइक्लोप्स, ऑयस्टर, टोड, लिजार्ड, ये सारे के सारे इसके अंदर देखे जाते हैं। स्टीनोथर्मल के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्टीनोथर्मल के अंदर जैसे स्नेल्स आ गए, घोंगे जिनको हम बोलते हैं, कोरल्स आ गई। कोरल बहुत ही एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर सर्वाइव करने वाला ऑर्गेनिज्म है, इसको हम आगे देखेंगे। व्हाइट आंट जिसको हम दीमक बोलते हैं, व्हाइट आंट, दीमक जिसको हम बोलते हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कैसे होते हैं? स्टीनोथर्मल होते हैं।
अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उनके अंदर टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए या जिस भी टेम्परेचर के ऊपर बेस्ट टेम्परेचर, ठीक है, हम बेस्ट टेम्परेचर बोल सकते हैं, बेस्ट टेम्परेचर जिस पर वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, बेस्ट टेम्परेचर जिस पर क्या कर सकता है, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए उसका जो सबसे अनुकूल तापमान जो मिलता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। सर्वाइव कर सकता है वह टेम्परेचर कौन सा कहलाएगा, वह तापमान या वह टेम्परेचर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, तो वो बेस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी स्पीशीज इजीली सरवाइव कर जाती है, इजीली वो अपनी लाइफ स्पेंड कर सकती हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाती हैं। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन बता दी। इसी ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ साथ हमें कुछ टेम्परेचर के अंदर चेंजेस होते हैं तो उसके हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर अगर कुछ चेंजेस होते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर में, ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब जो उसका बेस्ट टेम्परेचर है किसी भी स्पीशीज का, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, अगर चेंज हो रहा है, चेंज होगा ऑब्वियसली, तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इफेक्ट। ये इफेक्ट दो तरह के होते हैं, या तो हमें मिनिमम इफेक्ट देखने को मिलेगा या फिर मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम इफेक्ट क्या है उसको हम डील करते हैं। दो तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर में कोई चेंजेस होता है तो। चेंजेस की अगर बात करते हैं तो पहला आता है मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर। पहला कौन सा आएगा, मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, ठीक है। अब ये मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी ऑर्गेनिज्म टेम्पररी, ठीक है, यहाँ पर टेम्पररी बात हो रही, परमानेंट बात नहीं हो रही, टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए वो एक्टिव स्टेज के अंदर रह सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी टॉलरेट कैपेसिटी बोलेंगे। जब उसकी टॉलरेट कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो फिर वो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, डाई हो सकता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसकी डेफिनेशन हम बोलेंगे वह न्यूनतम तापमान, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर ऑर्गेनिज्म, जिस पर, क्योंकि इनकी डेफिनेशन बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, ऑप्टिमम की, मिनिमम की, मैक्सिमम की, तो डेफिनेशन याद करना जरूरी है। तो वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर ऑर्गेनिज्म टेम्पररी को हम क्या बोलेंगे, अनिश्चित काल, ठीक है, मतलब परमानेंट नहीं है। यहाँ पर चीजें कैसी हो रही हैं, यहाँ पर चीजें केवल टेम्परेरी हो रही हैं, जिस पर ऑर्गेनिज्म टेम्परेरी स्टेज तक, टेम्परेरी क्या कर सकता है, एक्टिव स्टेज में रह सकता है, टेम्परेरी एक्टिव स्टेज में रह सकता है। इसके बाद क्या होगा, अगर इससे नीचे अगर टेम्परेचर जाता है, वैसे हम मिनिमम की बात कर रहे हैं तो क्या बात होगी, इससे नीचे टॉलरेट कैपेसिटी, अगर मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर जो है अगर उससे भी और नीचे अगर टेम्परेचर जाएगा तो उस ऑर्गेनिज्म की टॉलरेंट कैपेसिटी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। क्या हो जाती है, टॉलरेंट कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और
एनिमल जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है या फिर वो डाई भी हो सकता है। दोनों ही केस हमें देखने को मिल सकते हैं। और एनिमल या ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। और जो ये इनएक्टिव की कंडीशन जो आती है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिसको बोलते हैं चिल कॉमा। इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, इस कंडीशन को बोला जाएगा चिल कॉमा। चिल कॉमा, कॉमा तो सब लोग जानते हैं, कॉमा में जो लोग जाते हैं तो क्या होता है, उनका ब्रेन जो होता है वो काम नहीं करता, मतलब ब्रेन जो होता है वो बॉडी के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। तो इस ऐसी जो कंडीशन आती है कम टेम्परेचर की वजह से, चिल मीन्स एकदम जो कम होता है, चिल्ड ठंडा, इसकी वजह से ऐसी कंडीशन जो क्रिएट होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चिल कॉमा कहते हैं। ठीक है। अब कैसे होता है चिल कॉमा, मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कैसे होता है, हम एग्जांपल की अगर बात करें कि सपोज कोई भी एक स्पीशीज है, सपोज हम लिजार्ड ही ले लेता है। ठीक है। लिजार्ड के लिए क्या है, बेस्ट टेम्परेचर जो होता है वो इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री से लगा करके 40 डिग्री तक। 20 डिग्री से 40 डिग्री तक अगर उसको टेम्परेचर मिल रहा है तो लिजार्ड क्या करेगी, इस टेम्परेचर पर क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। अगर कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है लिजार्ड के अंदर, हम देखते हैं कि ये हाइबरनेशन में जाती है, शीत निष्क्रियता जिसको हम कहते हैं, कि जब टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, जब 20 डिग्री से अगर नीचे चला जाएगा, 20 डिग्री से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, तो जैसे कि 15 डिग्री हो गया, या फिर हम 10 डिग्री ले लेते हैं, 10 डिग्री ले लेते हैं, तो इस टेम्परेचर पे ये लिजार्ड क्या करेगी, खुद को सर्वाइव करने के लिए क्या करेगी, हाइबरनेशन में चली जाएगी। क्या करेगी, हाइबरनेशन में चली जाएगी। तो ये क्या कर रहा है कि ये कब तक हाइबरनेशन में रहेगी, जब तक ये टेम्परेचर 10 डिग्री, मतलब जब तक है ना बहुत ज़्यादा विंटर है, तब तक ये क्या करेगी, स्पीशीज जो है लिजार्ड जो है वो हाइबरनेट रहेगी। खुद को इसने क्या किया, टेम्परेरी टाइम के लिए, क्योंकि विंटर हमेशा तो रहेगी नहीं, वो टेम्परेरी रहती है, 2 महीने 3 महीने, तो 3 महीनों के लिए, जैसे हम मान लेते हैं कि 3 महीने के लिए इसने क्या किया, खुद को हाइबरनेट कर लिया। ठीक है, 3 मंथ तक के लिए हाइबरनेट हो गई है। अब अगर हम 3 मंथ के अंदर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा विंटर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, टेम्परेचर क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो 10 डिग्री तक तो ये हाइबरनेट खुद को कर पा रही थी, खुद को एक्टिव रख पा रही थी। टेम्परेचर कम हो गया, इसके लिए तो 20 डिग्री सही रहता है, 10 डिग्री पर फिर भी ये क्या कर रही है, खुद को एक्टिव रख रही है। लेकिन टेम्परेचर अगर 3 डिग्री हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत कम हो गया, 3 डिग्री अगर हो गया टेम्परेचर, तो इस कंडीशन में जो लिजार्ड होगी वो लिजार्ड फिर खुद को हाइबरनेट नहीं कर पाएगी। ये लिजार्ड इस टेम्परेचर के ऊपर क्या कर पाएगी, खुद को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसका जो सर्वाइवेशन होगा वो खत्म हो जाएगा। सर्वाइवेशन जो होगा लिजार्ड का वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे ये इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, और इस कंडीशन को ही हम क्या बोलेंगे, इस 3 डिग्री पे जब कंडीशन होगी इस लिजार्ड की, तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, चिल कॉमा। चिल कॉमा इसको हम बोलेंगे। तो आई होप कि आप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर जो होगी वो कैसी होती है। अब हम सेकेंड अगर बात करते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर की, तो मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, ये एग्जांपल था। सेकेंड आता है मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर इफेक्टिव क्या होगा, जस्ट मिनिमम का ऑपोजिट, मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट मिनिमम का ऑपोजिट हो जाएगा। क्या, यहां लिख देती हूं मैं, ऑपोजिट ऑफ मिनिमम।
यहाँ पर हमने मिनिमम वाले में लो टेम्परेचर की बात की थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर की बात हो जाएगी। यहाँ पर किसकी बात हो जाएगी, हाई टेम्परेचर की बात हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह अधिकतम तापमान, वह हाईएस्ट टेम्परेचर, वह अधिकतम तापमान, वह हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर ऑर्गेनिज्म या एनिमल टेम्पररी क्या कर सकता है, खुद को एक्टिव स्टेज में रख सकता है, टेम्पररी एक्टिव स्टेज में रह सकता है। इसके ऊपर अगर, यहां पर हम हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर, इससे भी ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर होगा तो इसके ऊपर क्या होगी, उस ऑर्गेनिज्म की टॉलरेंट कैपेसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके ऊपर टॉलरेंट कैपेसिटी जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाती है। तो जब यहाँ पर अगर टॉलरेंट कैपेसिटी खत्म हो रही है तो वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, वो भी इनएक्टिव हो जा रहा है, और वह ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, और वह ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाता है। तो जब मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन को भी तो हम कुछ कहेंगे, तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है हीट कॉमा। क्यों, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। इस कंडीशन को क्या नाम दिया जाएगा, हीट कॉमा। मिनिमम टेम्परेचर की वजह से जो हो रहा था उसको हम चिल कॉमा बोल रहे थे, और मैक्सिमम टेम्परेचर की वजह से हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हीट कॉमा बोल रहे हैं। ठीक है, हीट कॉमा कहा जाता है। तो ये दोनों कंडीशंस हो गई, मैक्सिमम और मिनिमम। इसके साथ ही मैं आपको एक ग्राफ बता देती हूं कि किस तरह से ग्राफ होता है। ये टेम्परेचर का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। ये किसका ग्राफ है, टेम्परेचर का ग्राफ है। ये यहां पर क्या है, टेम्परेचर जो है यहां पर लो टेम्परेचर है, क्या है, लो है। यहां से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे यहां पर जो था वो कितना था, 0 डिग्री, यहां पर 10 हो गया, यहां पर 20 हो गया, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ 60, यहाँ 70। तो इस तरह से टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन बढ़ रही है। ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर, ये इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन को दिखा रहा है कि जैसे सब बहुत जब लो टेम्परेचर होता है तब ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन क्या होती है, स्लो स्लो होती है। लेकिन जैसे 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 ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है, 30 और 40 के बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म इजीली अपनी एक्टिविटी कर रही है। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो इसकी रिएक्शन क्या, हाईएस्ट है। मतलब इसकी एक्टिविटी अगर हम देखें तो एक्टिविटी जो है वो क्या है, रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, एक्टिविटी कैसी है, हाईएस्ट है। लेकिन जैसे ही इससे 40 से और आगे बढ़ा टेम्परेचर, इसकी एक्टिविटी फिर से क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर आया तो कम हो गई। तो मैक्सिमम टेम्परेचर पे क्या होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हीट कॉमा वाली कंडीशन आ जाएगी, बहुत लो टेम्परेचर होगा तो चिल कॉमा वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये तो था हमारा टेम्परेचर को हमने देख लिया। अब इसके इफेक्ट कौन कौन से हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के